मौज ऐप को डाउनलोड करें और हिस्सा लें इंडियाज गॉट टैलेंट के वाइल्ड कार्ड एंट्री में। मौज बना हिट हो जा। नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। रूस और यूक्रेन में जंग शुरू हो चुकी है। इस जंग में दोनों ही देश आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं, कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो वहीं रूस के मुकाबले कहीं ना टिकने वाले यूक्रेन ने भी पीठ ना दिखाने की कसम खाई है और ऐलान किया है कि यूक्रेन ये आक्रामक युद्ध जीतेगा। इस बीच एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है, जिसमें यूक्रेन ने 5 रूसी विमान और हेलीकॉप्टर को मार गिराने का दावा किया है। समाचार एजेंसी AFP ने इसकी जानकारी साझा की है। वहीं रूसी रक्षा मंत्रालय की ओर से इसका खंडन किया गया। रूसी रक्षा मंत्रालय का कहना है कि उसने यूक्रेन के एयरबेस और एयर डिफेंस अपने सटीक हथियारों से नष्ट कर दिए हैं। रक्षा मंत्रालय की ओर से गुरुवार को एक बयान जारी किया गया, जिसमें कहा गया है कि रूसी सेना यूक्रेन के मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को सटीक हथियारों से नष्ट कर रही है। बता दें कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने गुरुवार की सुबह यूक्रेन के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन की घोषणा कर दी है। रूसी न्यूज एजेंसियों ने मंत्रालय की ओर से जारी बयान में यह दिखाया है, जिसमें कहा गया था कि यूक्रेन का मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, एयर डिफेंस फैसिलिटी, मिलिट्री एयरफील्ड्स और सशस्त्र सेनाओं के एविएशन को सटीक हथियारों से निष्क्रिय किया जा रहा है। इतना ही नहीं, रूस ने यूक्रेन की सेना को हथियार डालने को भी कहा है। इतना बड़ा कदम उठाने के बावजूद रूस कह रहा है कि उसका हमले का कोई इरादा नहीं है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए यूक्रेन के विदेश मंत्रालय की तरफ से ट्वीट किया गया। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, पुतिन ने बड़े पैमाने पर यूक्रेन के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी है। यूक्रेन के शांतिपूर्ण शहरों पर हमले हो रहे हैं। ये आक्रामक युद्ध है। यूक्रेन भी अपना बचाव करेगा और जीतेगा। दुनिया को पुतिन को रोकना ही होगा। ये कुछ करने का समय है। यूक्रेन पर हमले का आदेश सीधे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दिया है। क्रीमिया के रास्ते यूक्रेन में रूसी सेना घुस रही है। पुतिन ने एक टीवी पर यह बयान दिया कि मैंने मिलिट्री ऑपरेशन निर्णय लिया है। रूस और यूक्रेन के बीच तनाव और युद्ध का संकट बढ़ गया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन की घोषणा कर दी है। न्यूज एजेंसी AFP के मुताबिक उन्होंने ये भी कहा कि यूक्रेन रूस के युद्ध को टाला नहीं जा सकता है। साथ ही यूक्रेन की सेना से हथियार डालने का आह्वान किया है। रूस लगातार यूक्रेन पर हमले कर रहा है। राष्ट्रपति की तरफ से युद्ध की घोषणा होते ही शेयर बाजार भी धड़ाम हो गया है। वैश्विक शेयर बाजारों में भारी बिकवाली का असर देखने को मिल रहा है। साल की सबसे बड़ी गिरावट के साथ आज सेंसेक्स निफ्टी खुले हैं। सेंसेक्स खुलते ही क्रैश हो गया। सेंसेक्स 1813 अंकों की जबरदस्त गिरावट के साथ 55,418 पर खुला है। वहीं निफ्टी 514 अंकों की जोरदार गिरावट के साथ 16,548 पर खुला है। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में ही 2 से 3% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है। रूस और यूक्रेन में युद्ध के बीच अमेरिकी शेयर बाजार बुधवार को भी भारी गिरावट के साथ बंद हुआ था। इसका असर आज भी देखने को मिला है। रूस यूक्रेन में युद्ध से शेयर बाजार में भूचाल आ गया है। यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद बैंक निफ्टी प्राइवेट बैंक, निफ्टी ऑटो, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, FMCG, IT इंडेक्स, मेटल, मीडिया, फार्मा, PSU बैंक समेत सभी इंडेक्स में गिरावट देखने को मिल रही है। ICICI बैंक का शेयर खुलते ही 4% नीचे आ गिरा है। सभी सेक्टोरियल इंडेक्स गिरावट के लाल निशान में डूबे नजर आ रहे हैं। बता दें कि युद्ध के संकट को देखते हुए यूक्रेन ने देशव्यापी आपातकाल की घोषणा कर दी है, जो आज से अगले 30 दिनों तक लागू रहेगा। यूक्रेन में कई इलाकों में आज सुबह से ही व्लादिमीर पुतिन के ऐलान के बाद बमबारी देखने को मिल रही है। रूसी हमले के बाद दुनिया भर में निवेशकों में भारी तनाव है। यूक्रेन और रूस के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए आज संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद दूसरी इमरजेंसी बैठक करेगा। राजस्थान में रीट परीक्षा की तारीखों का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों का इंतजार अब खत्म हो गया है। जी हां, राजस्थान शिक्षा विभाग ने शिक्षक भर्ती पात्रता परीक्षा रीट 2022 की नई डेट का ऐलान कर दिया है। राजस्थान शिक्षक
पात्रता परीक्षा इस साल 23 और 24 जुलाई को आयोजित की जाएगी। रीट परीक्षा का आयोजन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान ही कराएगा। बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रीट अध्यापक पात्रता परीक्षा जुलाई में कराने का ऐलान बजट की घोषणा के साथ किया था। महज कुछ घंटों बाद ही शिक्षा विभाग की ओर से परीक्षा तिथि के साथ ही पदों के वर्गीकरण का आदेश भी जारी कर दिया गया। 31,500 पदों पर लेवल 2 की परीक्षा का आयोजन होगा, तो वहीं 15,000 पदों पर लेवल 1 की परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसके साथ ही लेवल 2 में पहले शामिल हुए अभ्यर्थियों को फिर से आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। 62,000 शिक्षक पदों के लिए रीट की परीक्षा आयोजित की जाएगी। बता दें कि परीक्षा पेपर लीक होने के विवादों में घिरने के बाद रद्द कर दी गई थी। इसके बाद राज्य सरकार ने नए पदों के साथ दोबारा परीक्षा आयोजित कराने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कार्यकाल के दौरान अभी 3 सालों में एक भी शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी रीट आयोजित नहीं हो पाई है। ऐसे में 2021 और 22 दोनों साल की परीक्षा इस बार आयोजित की जा रही है। बजट की घोषणा के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा था कि स्कूली बच्चों की पढ़ाई के नुकसान की भरपाई के लिए 3 माह की अवधि का कोर्स चलाया जाएगा। SMS अस्पताल जयपुर में 5 नए विभाग खुलेंगे। यहाँ रोबोटिक सर्जरी शुरू होगी, जिसके लिए 300 करोड़ रुपए खर्च होंगे। वहीं राज्य सरकार की ओर से परीक्षा की तारीखों का ऐलान करने से बेरोजगार अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है। देश में नए कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में दिनों दिन गिरावट का दौर जारी है। आज एक बार फिर कोरोना केस में गिरावट दर्ज की गई है। आज के नए मामले बुधवार को आए नए मामलों के मुकाबले 6.3% कम है। पिछले 24 घंटे में 14,148 नए कोरोना केस दर्ज किए गए हैं। इसी के साथ देश में कुल संक्रमितों की संख्या 4,28,81,179 हो गई है। वहीं पिछले 24 घंटों में 302 लोगों की कोरोना महामारी की वजह से मौत दर्ज की गई है। मौत के नए आंकड़ों के साथ ही देश में संक्रमण से मरने वालों का आंकड़ा अब 5,12,924 पर पहुंच गया है। देश की रिकवरी रेट 98.46% है। इस दौरान कोरोना के 30,009 मरीज ठीक भी हुए हैं, जिसके साथ ही कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर 4,22,19,896 हो गई है। ये जानकारी स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से बृहस्पतिवार सुबह जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक है। देश में एक्टिव केस की बात करें तो अब एक्टिव केस 1,48,359 है। एक्टिव मामले कुल संक्रमण के मामलों का 0.35% हैं। सक्रिय मामलों में लगातार 30वें दिन गिरावट जारी है। कोरोना वायरस संक्रमण पर लगाम कसने के लिए सरकार वैक्सीनेशन पर काफी जोर दे रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक बीते दिन 30,49,988 खुराकें लोगों को लगाई गई हैं। अब तक वैक्सीन की कुल 176,52,31,385 करोड़ डोज लोगों को दी जा चुकी है। वहीं कोरोना टेस्ट की बात करें तो पिछले 24 घंटे में देश भर में 11,55,147 टेस्ट किए गए हैं और अब तक देश में लगभग 76,36,00,000 कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। राज्यों की बात करें तो सबसे ज्यादा केस अभी भी केरल से ही सामने आ रहे हैं। केरल में पिछले 24 घंटे में 5,023 लोगों को कोरोना संक्रमित पाया गया है और 188 मरीजों की कोरोना महामारी की वजह से मौत दर्ज हुई है। तो वहीं देश की राजधानी दिल्ली में बुधवार को कोविड-19 के 583 नए मामले सामने आए हैं और 3 लोगों की यहां कोरोना से मौत हुई है। राष्ट्रीय राजधानी में लोगों के संक्रमित पाए जाने की दर 1.05% रही। नए मामलों की बात करें तो महाराष्ट्र में बुधवार को कोरोना वायरस संक्रमण से पीड़ित 1,151 नए मरीज मिले हैं, जबकि 23 मरीजों के दम तोड़ने की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य विभाग ने एक बुलेटिन में बताया कि राज्य में कुल मामले 78,61,468 पर पहुंच गए हैं, जबकि
1,43,656 लोगों की जान जा चुकी है। यहाँ तीसरी लहर फिलहाल कमजोर पड़ती नजर आ रही है। कर्नाटक में 667 नए मामले सामने आए हैं और 21 मौतें हुई हैं। वहीं तमिलनाडु में 618 लोगों को संक्रमण की पुष्टि हुई है और 4 मरीजों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। पाकिस्तान के पूर्व गृह मंत्री और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वरिष्ठ नेता अब्दुल रहमान मलिक का 23 फरवरी को निधन हो गया। उनके निधन का कारण कोविड संबंधी जटिलताओं को बताया जा रहा है। वो इसी साल जनवरी में कोरोना वायरस से संक्रमित हुए थे, जिसके बाद उन्हें सांस लेने में तकलीफ की शिकायत बनी हुई थी। वो 70 साल के थे। उनके परिवार में पत्नी और 2 बेटे हैं। वहीं पीपी के वरिष्ठ नेता अब्दुल रहमान की गिनती पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री देवकांत बनर्जी भुट्टो के करीबियों में होती रही है। एक अरसे तक वो बनर्जी भुट्टो के सुरक्षा प्रमुख रहे। तो दिसंबर 2007 में उनकी हत्या के बाद पाकिस्तान में साल 2008 में जब यूसुफ रजा गिलानी की अगुवाई में पीपीपी की नई सरकार बनी तो उन्हें गृह मंत्री नियुक्त किया गया। रहमान मलिक सीनेट के सदस्य भी रह चुके थे। आपको बता दें, राजनीति में आने से पहले रहमान मलिक पाकिस्तान की संघीय जांच एजेंसी में विशेष एजेंट के तौर पर अपनी सेवा दे चुके थे। साल 1993 में उन्हें पदोन्नति देकर अतिरिक्त महानिदेशक बनाया गया था। उनकी गिनती पीपीपी के प्रमुख नेताओं में होती रही है। पाकिस्तान के गृह मंत्री पद पर रहते हुए उन्होंने बनर्जी भुट्टो की हत्या के मामले में भी जांच में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। गौरतलब है कि पाकिस्तान के बतौर गृह मंत्री उन्होंने भारत का भी दौरा किया था। हालांकि ये दौरा दोनों मुल्कों के संबंध में कोई अहम कदम साबित नहीं हो पाया, बल्कि मुंबई हमलों के बाद उनके कई बयान ऐसे रहे जिसकी वजह से भारत और पाकिस्तान के संबंधों में तल्खी और बढ़ गई। जिस वक्त वो पाकिस्तान के गृह मंत्री थे, उसी वक्त पाकिस्तान के आतंकियों ने मुंबई हमले को अंजाम दिया था, जिसकी वजह से दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया। पाकिस्तान के वरिष्ठ नेता और पूर्व गृह मंत्री रहमान मलिक के निधन के बाद कई नेताओं ने दुख व्यक्त किया है। उनके परिवार में उनकी पत्नी और 2 बेटे हैं। इसी महीने 1 फरवरी को पीपीपी के सीनेटर सैर कामरान ने बताया था कि रहमान मलिक की तबीयत बिगड़ गई है, जिसकी वजह से उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया है। दिवंगत रहमान मलिक ने कराची यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त की थी। पाकिस्तान के नेता मुमताज़ अली चांदियो ने कहा कि सीनेटर रहमान मलिक के आकस्मिक निधन के बारे में सुनकर गहरा दुख हुआ है। वाकई बहुत बड़ा नुकसान है। अल्लाह उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। परिवार के प्रति हार्दिक संवेदना। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।